औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 2 से पेज नंबर 44 पे हम तो इसका रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स, रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसके डिफेक्ट्स हम आज पढ़ेंगे। डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो टाइम गुजरता गया मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और डिफरेंट मॉडल्स पेश किए। तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल पेश किया, अगरचे जे थॉमसन के मॉडल से वो ज़्यादा डेवलप्ड मॉडल था, बट उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ खामियां थी, कुछ ऐसे सवालात थे जिनका रदरफोर्ड जो है वो सही तरह सेटिस्फाई नहीं कर सकता साइंटिस्ट को। तो उनके लिए जो डिफेक्ट्स, जिनके जवाब जो है, जिनको रिप्लाई नहीं कर सका रदरफोर्ड या जिनको एड्रेस नहीं कर सका, उनको आज हम देखेंगे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या डिफेक्ट्स है। तो एक जो साइंटिस्ट अपना एटॉमिक मॉडल पेश करता है या कोई भी साइंस की थ्योरी पेश करता है, तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं उसके फॉलोअर्स वो उन्हीं पे मजीद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसमें बेहतरी लाते हैं और अपनी थ्योरीज जो है वो पेश करते हैं। तो पुरानी थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है या उसी में बेहतरी लाते हैं, उसकी डेवलप फॉर्म लेके आते हैं। तो इसमें जो खामियां थी या जो डिफेक्ट्स थे उनको फिर मजीद साइंटिस्ट ने जो है वो एड्रेस किया, उस पर काम किया, एक्सपेरिमेंट्स किया और अपना अपना दिया। तो हम आज सिर्फ इसके डिफेक्ट्स को जो है वो देखेंगे कि क्या क्या डिफेक्ट्स है रदरफोर्ड के मॉडल में। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम रिजेंबल्स आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें सन के गिर्द मुख्तलिफ प्लैनेट्स, जो 8 प्लैनेट हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रदरफोर्ड ने भी यही कहा था कि ये जो है एटॉमिक मॉडल भी वैसा ही है जहाँ पे न्यूक्लियस के गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इट हैज़ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स। नंबर 1, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ मोशन, कि ये लॉज ऑफ मोशन पे बेस करता है। आपने अपनी फिजिक्स की बुक में न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन बड़ी अच्छी तरह पढ़े हुए हैं, तो उन मोशन के लॉज ऑफ मोशंस के ऊपर एटॉमिक मॉडल जो है बेस करता है। एंड ग्रेविटेशन, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी न्यूटन का पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, 9th की फिजिक्स में ये लॉज ऑफ मोशन तीनों मौजूद हैं, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी 9th की फिजिक्स की बुक में मौजूद है, विच आर एप्लीकेबल टू द न्यूट्रल बॉडीज। लेकिन ये लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या थे कि इनको अप्लाई किया जा सकता है सिर्फ न्यूट्रल बॉडी पे, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। जबकि यहाँ पे एटम के सिलसिले में रदरफोर्ड ने बताया था कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल हैं उन पे ऊपर लॉज ऑफ मोशन जो है या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ किस लिए है? न्यूट्रल बॉडी के लिए। सेकेंड डिफेक्ट उसका जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में देखा गया कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड बॉडीज। इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज बॉडीज हैं, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, एंड शुड एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना है कि मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी। मैक्सवेल की थ्योरी ये थी, मैक्सवेल एक फिजिसिस्ट था, उसने ये थ्योरी पेश की कि अगर एक चार्ज बॉडी है, फर्ज करें, हम सपोज करें कि ये ए है, चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर कोई सा भी चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसके गिर्द एक और बॉडी जो है, इसको हम बॉडी बी कह देते हैं, तो ये बॉडी जो है वो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। तो उसने ये कहा था कि ये रिवॉल्व करते, जो ही इसके गिर्द रिवॉल्व करेगी तो ये रिवॉल्व करते करते एनर्जी एमिट करती जाएगी, यानी वो मोशन में है। मैक्सवेल ने ये कहा था कि अगर चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के साथ जो है, ये भी चार्ज है, पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है, ये भी चार्ज है, ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो जब ये रिवॉल्व करेगी, मैक्सवेल की थ्योरी ये थी कि रिवॉल्व करेगी तो कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो एमिट करेगी। तो एनर्जी जब उसमें से निकल जाएगी तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो वो कम करने के, अपनी एनर्जी को जो है वो कंपनसेट करने के लिए ये दूसरी चार्ज बॉडी से अपना डिस्टेंस कम करता जाएगा। यानी अब एनर्जी पहले इतनी थी तो ये यहाँ से रिवॉल्व कर रहा था, अब इसकी एनर्जी, ये इसने राउंड लगाया, इसकी एनर्जी एमिट हो गई, एनर्जी कम हो गई, तो इसने ये अपना डिस्टेंस इससे ये कम कर लिया। अब मजीद एनर्जी कम होगी, मजीद डिस्टेंस कम कर लिया, फिर ये यूं ही रिवॉल्व करता जाएगा, करते 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 ये दूसरी चार्ज बॉडी के करीब आ जाएगा। जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो दूसरी चार्ज बॉडी के पास आके ये बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा, यानी इसकी एनर्जी क्या होगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये मैक्सवेल की थ्योरी थी। लेकिन एटम के सिलसिले में जो रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल पेश किया, उसने कहा जी ये न्यूक्लियस है,
और इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं जो रिवॉल्व, इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये रिवॉल्व करते करते जो है अपना पाथ जो है वो नहीं छोड़ते और ये जो है इसी तरह रिवॉल्व करते रहते हैं। ये एनर्जी जो है वो एमिट नहीं कर रहा। ये इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल रहता है, ये इलेक्ट्रॉन कोलैप्स नहीं करता। तो या तो मैक्सवेल की थ्योरी जो थी वो सही नहीं थी, या फिर रदरफोर्ड का मॉडल सही नहीं था, लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी जो है वो मानी हुई थी। मैक्सवेल की थ्योरी गलत नहीं हो सकती थी। इसका मतलब है कि रदरफोर्ड के मॉडल में ये डिफेक्ट था कि इसको जो है वो उसका आंसर नहीं कर सका कि चार्ज बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो कैसे रिवॉल्व कर रही है दूसरी चार्ज बॉडी के गिर्द। According to Maxwell theory, electrons are charged bodies revolving around the nucleus and should emit energy continuously. तो continuously energy को emit करना चाहिए. The electrons will move on the circular path and ultimately fall in the nucleus. However, it doesn't happen. तो इलेक्ट्रॉनों को तो करते करते, जैसे मैंने कहा था, ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते करते आखिरकार उसको कोलैप्स हो जाना चाहिए न्यूक्लियस के ऊपर, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर सका। थर्ड डिफेक्ट क्या है? इफ़ इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, यानी कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो एनर्जी को ज़ाहिर कंटिन्यूसली रेडिएट कर रहा है, देन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम will be obtained but actually line spectrum is obtained. अब यहाँ पे आपकी समझने वाली बात है कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, आपको मैं समझा देती हूँ सादा से अल्फाज में कि स्पेक्ट्रम, अब स्पेक्ट्रम क्या होता है। वाइट लाइट जो होती है, जब आप ये किसी ऐसी चीज़ पे पड़ती है जो लाइट को एमिट करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो प्रिज्म है या कोई और चीज़ है, हम यहाँ पे एटम को ही ले लेते हैं। तो जब किसी चीज़ के एटम पर पड़ती है तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 4 5 6 7। ये क्या होते हैं? जो कलर्स होते हैं इसको वेबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जब ये वाइट लाइट इन 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है तो इसको जो है वो 7 कलर्स नज़र आते हैं, तो इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बेसिकली स्पेक्ट्रम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, और सेकंड जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि सारी की सारी ये आपको कलर्स नज़र आते हैं, इनके दरमियान में गैप जो है वो बिल्कुल नहीं होता। ये इस तरह जब स्पेक्ट्रम बनता है तो इसमें ये सारे के सारे कलर्स होते हैं। यहाँ पे वायलेट, ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इनके दरमियान गैप नहीं होता, तो ये इस तरह अरेंज होते हैं। लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें बहुत ज़्यादा हर वेवलेंथ के, हर कलर की वेवलेंथ जो भी है उसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है और इसमें सारी वेवलेंथ होती भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है और इसमें कुछ कुछ वक्फे से लाइन नज़र आती है, कलर्स की लाइन है। फ़र्ज़ करें ये वाला रेड कलर है या ब्लू कलर है, ये है, तो इसमें सारे के सारी वेवलेंथ नहीं होती बल्कि कुछ वेवलेंथ होती हैं। ये कलर्स आपको नज़र आ जाते हैं, ब्लू, ग्रीन है, ये येलो है, या जो भी कलर है, तो इसकी आपको लाइंस नज़र आएंगी और पीछे का ये जो बैकग्राउंड है ये सारा ब्लैक नज़र आता है। तो इसके दरमियान, 2 कलर्स के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होता है, जबकि ये कंटिन्यूस होता है, इसमें गैप नहीं होता बल्कि सारे के सारे कलर, सारी की सारी वेवलेंथ जो है वो आपको नज़र आती हैं। तो ये 2 तरह के स्पेक्ट्रम्स होते हैं। अब स्पेक्ट्रम की तो आपको समझ आ गई, अब डिफेक्ट को हम समझिए
कि इफ़ इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली, कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट के दौरान जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, देन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम्स विल बी ऑब्टेन। तो इस तरह हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो एटम में से जब लाइट पास होती है तो हमें कंटिन्यूस ये स्पेक्ट्रम नज़र आना चाहिए, बट एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम इज़ ऑब्टेन। लेकिन होता क्या है कि हमें कौन सा स्पेक्ट्रम, हम जब इसमें से लाइट पास करते हैं तो हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। तो यही जो है वो रदरफोर्ड के मॉडल में डिफेक्ट था कि अगर वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हुए एनर्जी को एमिट करता तो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस हमें जो है वो मिलता, लेकिन एक्चुअली हमें मिलता कौन सा स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है तो उससे कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट हो रही है, जबकि उससे कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं होती। हकीकत में क्या होता है, जो रियल में क्या कैसा होता है इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हुए कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट नहीं करता। It doesn't provide any explanation about the chemical properties of the elements. तो हमें रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, चूंकि सारे एटम जो होते हैं, हर एक एलिमेंट का एटम एक दूसरे से डिफरेंट होता है, हर एक की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था वो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो ये 4 डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे जो कि कौन सा है, नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।